Hello everyone, this is Human Health and Disease Part 2. In Part 1, we have discussed about all the diseases and pathogen topic. पैथोजन टॉपिक के अंदर हमने अलग अलग तरह के पैथोजेंस पढ़े, जिसके अंदर आपने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा, वायरल डिजीज के बारे में पढ़ा, हेलमिंथ्स के बारे में पढ़ा. तो जितना आपका डिजीज का पार्ट था दैट वी हैव कवर्ड, राइट. बट कुछ डिजीज हमने बाद में पढ़नी, जैसे कि कैंसर है, एड्स है, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे. अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या है? देखो, हर दिन हम ढेरों सारे जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन हम डेली बीमार नहीं पड़ते. इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हमें इन सब चीजों से बचा के रखती है. एक पैथोजन ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, उससे लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट. तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट है और वो डिपेंड करती है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, कि कौन पर्सन कितना ज्यादा इम्यून है. जितना ज्यादा इम्यून होगा एक पैथोजन के अगेंस्ट, उसको डिजीज के चांसेस उतने ही कम होंगे. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल, अपने फिजिक को, अपने फूड हैबिट्स को बदलना होगा. आप बैड हैबिट्स के अंदर है तो उसको आपको सुधारना होगा. तो इम्यूनिटी जो है वो हमारे हाथ में है कुछ हद तक, लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि ऑटो इम्यून, जैसे हम बात करें ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज की हम बात करें तो कई बार हमारा जो इम्यून सिस्टम है, देखो, बहुत ज्यादा एक्सग्रेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, राइट. बहुत ज्यादा स्लो है तो आपको डिजीजेस से, पैथोजन से नहीं बचाएगा. कई बार क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा एक्सग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एलर्जिक सिम्टम्स जो हैं वो शो हो जाते हैं. तो आपको इस तरह से भी नहीं करना है. तो इम्यूनिटी है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे. इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीबॉडीज का काम करते हैं और वो एंटीबॉडीज आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. इम्यूनिटी इनेट भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है. जो इनेट इम्यूनिटी होगी वो आपको इनबिल्ट होगी, यानी कि आपके पैदा होने से पहले आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी. लेकिन आपके पैदा होने के बाद जो आपको सराउंडिंग से मिली है, एनवायरमेंट से जो मिली है, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो व्हाट इज इम्यूनिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट ओनली. इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द थिंग जो कि आपको फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि आपको एंटीबॉडीज जो है वो मिलती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आप बीमारियों से बचे रह सके. सो let us read NCERT. Every day we are exposed to large number of infectious disease. However, only a few of these exposures result in disease. डेली आप इतने सारे पैथोजन से एनकाउंटर करते हैं, लेकिन हम रोज बीमार नहीं पड़ते. इसका कारण यही है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of the foreign agents. क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमें बचा के रखते हैं इन फॉरेन एजेंट्स से. ये फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हमला नहीं कर पाते, अपना घर जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं बना पाते. एंटीबॉडीज इनके साथ है जो इनसे डील करेगी. हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाएगी जो इनसे लड़ेगी और इनको मार भगाएगी, हमारी बॉडी पे कब्जा नहीं करने देगी. This overall ability of the host to fight the disease-causing organism conferred by the immune system and that ability of the body to immune ourselves is known as immunity. So immunity क्या है? ऐसी ताकत हमारी बॉडी की जिससे हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचे रह सकते हैं, एंटीजन को मार भगा सकते हैं. That is immunity. So immunity is of two types. Number one, it is innate immunity. Number two is acquired immunity. As I already told you, इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न है. जब आप मदर के वॉर्म में थे तभी आपकी मदर ने आपके अंदर इनबिल्ट की है, आप इसको लेकर ही पैदा हुए हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब आप इस संसार में आए तो आपको इतने सारे पैथोजन मिले, उससे लड़ लड़के आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनी दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बहुत सारे वैक्सीनेशन भी कराए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी है क्या? इनबिल्ट इम्यूनिटी है. इनेट इम्यूनिटी कभी भी स्पेसिफिक नहीं होती है, इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. जैसे कि मैं बात करूं कि हम सबकी बॉडी के ऊपर स्किन है, स्किन ना हो, स्किन एक ऐसा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमें ढेरों पैथोजन से बचाता है, राइट. आपको डॉक्टर्स ने बोला भी होगा कहीं भी आपको वोंड हो जाए, घाव हो जाए, स्किन नहीं है वहां पर
तो डायरेक्ट पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो जो घाव होते हैं, वुंड्स होते हैं, उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको कवर करके रखना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे पैथोजन को रास्ता मिल जाएगा आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने का, राइट। इसी तरह से सलाइवा की बात करें, इट इज ऑल्सो एन इनेट इम्यूनिटी, राइट। टीयर्स फ्रॉम द आईज, ये सब इम्यूनिटी के पार्ट है, एंड दिस इज इनेट इम्यूनिटी। सो लेट अस डिस्कस दिस। दिस इज accomplished by providing different types of barrier। हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। कितने तरह के बैरियर हैं? 4 टाइप्स ऑफ बैरियर हैं। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल बैरियर्स की। स्किन, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर which prevents entry of the microorganism, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से हमें बचाता है। इसी तरह से जो आपकी इनर ऑर्गन्स है, मैं बात करूं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है, उसके अंदर की लाइनिंग के अंदर म्यूकस कॉर्टेक्स सेल होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते रहते हैं, और ये म्यूकस आपको बहुत सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। सो म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, लाइनिंग कौन कौन से ऑर्गन्स को लाइन कर रही है? आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हम बात करें, दैट इज जीआई। उसके बाद है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि आपकी यूरिन ट्रैक्ट जो होती है, उसकी हम बात करें, हेल्प्स इन ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग आवर बॉडी। ये सारे जो आपकी ट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर म्यूकोस कोटिंग एपिथेलियम होती है जो कि आपके ढेरों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएगी। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन द स्टमक, HCl हम पढ़ते हैं, 10th क्लास का भी टॉपिक है। डाइजेशन के टाइम हमने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर HCl होता है जो कि आपको बहुत सारे पैथोजन से बचाता है। डेली हम पता नहीं कौन कौन सा फूड खा लेते हैं, बाहर स्ट्रीट फूड खा लेते हैं, उसके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर ना करे। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसको स्टमक के अंदर जो एसिड पड़ा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बहुत सारे पैथोजन को किल करने की क्षमता रखता है। उसके बाद है सलाइवा इन माउथ, नेक्स्ट है टीयर्स फ्रॉम आईज। ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। दिस इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, दिस वाज फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर, सेल्स कैसे काम करते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स यानी कि हम बात कर रहे हैं WBC की, बचपन से पढ़ते हैं। WBC जो है हमारी बॉडी के लिए सोल्जर्स है। बहुत सारी तरह की WBC होती है, इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। उनके भी टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, फिर हम बात करें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये सारे जितने भी WBC हैं, ये कहीं ना कहीं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई किसी तरह इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, कोई किसी तरह इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें से एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का नाम है PMNL। क्यों इसको PMNL बोला? न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स होते हैं, उसका जो न्यूक्लियस है, उसकी शेप जो है बहुत सारे तरह की हो सकती है, इसलिए मैंने बोला पॉलीमॉर्फो, मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। ये PMNL करते क्या है? मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। देखो, एक तो हो गया न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये सभी ब्लड में प्रेजेंट है, एज वेल एज मैक्रोफाइसेस। ये क्या काम करते हैं? मैक्रोफाइसेस का। मैक्रोफाइसेस जो है एक तरह के सेल्स हैं जो कि काम करते हैं फेगोसाइटोस, यानी कि ये फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स को कर देंगे खत्म। उसके बाद आती है बात साइटोकाइनिन बैरियर। ध्यान से समझो, साइटोकाइनिन बैरियर है क्या? हमारी बॉडी के जो इन्फेक्टियस सेल हैं, उनके पास एक एबिलिटी है कि वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिससे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स बचे रहें। रिपीट कर रही हूं, जो हमारे इन्फेक्टेड सेल्स हो जाएंगे, यानी कि जो पैथोजन ने सेल्स इन्फेक्ट कर दिए हैं, वही सेल एक ऐसा केमिकल रिलीज करेंगे जिससे दूर बैठे हुए हमारे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो बचे रहेंगे। सो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स, एक केमिकल, एक प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरफेरॉन, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फर्दर वायरल इंफेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी। हमने फिजिकल बैरियर,
फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड द लास्ट वन इज साइटोकाइनिन बैरियर। ये 4 बैरियर्स आपने पढ़ने हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार देखा गया, तो इसको हमने इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब आपको बाहर से मिली है, आपके पैदा होने के बाद मिली है, आपके एनवायरमेंट में आने के बाद मिली है। ये वैक्सीनेशन भी हो सकता है या खुद से ढेरों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एनकाउंटर करते हैं डेली, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी ने खुद से इम्यूनिटी बना ली है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो लेट अस डिस्कस दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी नाउ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड मतलब आपने खुद से इसको एक्वायर किया। पैथोजन स्पेसिफिक है, बात याद रखना। जो हमारी इनेट इम्यूनिटी थी वो नॉन स्पेसिफिक थी, किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट नहीं होती है। ये एक सिर्फ पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी है। हमेशा हर पैथोजन के अगेंस्ट एक अलग तरह की इम्यूनिटी आपकी बॉडी बना लेती है, या बाहर से हम इसको अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स हैं, वो इसके अगेंस्ट मेमोरी बना लेंगे। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन, जब हमारी बॉडी एक पैथोजन से एनकाउंटर होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्स बनाती है। इसमें बेटा आप 2 चीजें पढ़ोगे, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर एक तरह का वायरस फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है, जो उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स था मेरी बॉडी का। लेकिन सेम टाइप ऑफ पैथोजन जब मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनी होगी, मेमोरी सेल्स बने होंगे। अब जो रिस्पॉन्स होने वाला है वो बहुत फास्ट होने वाला है, एकदम से एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सो प्राइमरी रिस्पॉन्स व्हेन द पैथोजन एनकाउंटर्स आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी रिस्पॉन्स व्हेन द सेम टाइप ऑफ पैथोजन इज encountering our body for the second time, or so on. That will be the secondary response. Primary response will be slow, secondary response will be fast one, because already memory cells has been there. So primary response is of low intensity, already written here. Subsequent encounter with the same pathogen अलसाइड्स, मतलब एकदम से बढ़ जाएगा, इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। देखो बेटा एग्जाम में कई बार आ जाता है anamnestic response, same, it is another word for secondary response. That's why मैं प्रेफर करती हूँ बच्चों को कि बच्चों आप एनसीईआरटी जरूर रीड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं। अब हमें पता है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, लेकिन उसका अनदर वर्ड आ जाए तो हमें नहीं पता था क्या लिखना है, आंसर विल बी द सेम, राइट। नेक्स्ट, this is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. Secondary response इसलिए फास्ट है क्योंकि फर्स्ट जो रिस्पॉन्स था उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है। नेक्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा, इम्यून रिस्पॉन्स, आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। आपकी बॉडी के अंदर 2 तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, एंड दे आर अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स में आप ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़ते हैं तो उसके टाइप है ये, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ध्यान से सुनिए, जब आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो उस टाइम पे आपके जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पर टी सेल्स प्रेजेंट हैं, वो टी सेल्स एंटीजन से एनकाउंटर करेंगे। अब एकदम से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन जाती, टी सेल्स जब तक एंटीजन से लड़ रहे हैं उस टाइम पे टी सेल्स एक रिस्पॉन्स पहुंचाएंगे बी सेल्स को, उनको एक्टिव करेंगे। सो बी सेल्स मीनवाइल एक्टिव होंगे ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके, राइट। सो एकदम से एंटीबॉडी नहीं बनती है, सबसे पहले एंटीजन को लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मिलता है टी सेल। टी सेल एक्टिव करते हैं बी सेल को ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके। जब तक वो एंटीबॉडीज बनाते हैं तो एंटीजन एनकाउंटर करता है टी सेल से, एंड आफ्टर दैट एंटीबॉडीज विल बी देयर। एंटीबॉडीज जो है लिम्फ नोड्स में पहुंचेगी और एंटीजन और एंटीबॉडी की होगी वहां पर फाइट। क्लियर? तो जो जीतेगा उसका भला होगा, मींस एंटीजन जीत गया, एंटीबॉडीज उसको नहीं मार पाई, तो वो हमारी बॉडी में इस तरह से हमला कर देगा कि अपना नंबर बढ़ाना शुरू करेगा, हमारी बॉडी के सेल्स को हार्म करना शुरू करेगा और अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देगा, राइट। लेकिन एंटीबॉडीज का पलड़ा भारी है, यानी कि वो एंटीजन को मार देती है, तो एंटीजन का हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर पाता। थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स जरूर दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादा हार्म हमारी बॉडी को नहीं पहुंचेगा। तो दीज आर द सेल्स जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो एंटीबॉडी के अंदर आप है ना एनसीईआरटी के अंदर एक
वर्ड पढ़ेंगे H2L2, दो हैवी चेन रहती हैं, दो लाइट चेन रहेंगी। ये वाली जो चेन है, दिस वन इज हैवी चेन एंड दिस वन इज लाइट चेन। तो दो हैवी चेन रहेंगी, दो लाइट चेन रहेंगी। साथ में आप देखेंगे डाइसल्फाइड ब्रिज, तो डाइसल्फाइड ब्रिज है हमारे पास यहाँ पे दो, दो यहां हो गए, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया। और फिर है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स हैं। तो एंटीबॉडी को जोड़ने के लिए हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ आपको देखो एंटीजन कहां एंटीबॉडी को बाइंड करेगा, ये साइट्स है हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यहां पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन आके बाइंड कर सकता है ताकि उसके स्ट्रक्चर में चेंज लेके आए एंटीबॉडी और वो अपना काम ना कर सके। क्लियर? सो एंटीजन बाइंडिंग साइट रहती है हमारी ऑन द टॉप, यहां पे एंटीजन बाइंड करेगा। हर एंटीबॉडी में स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइट रहेगी, किसी भी एंटीबॉडी से कोई भी एंटीजन आके जुड़ नहीं सकता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, so let us read this. The B lymphocytes produce an army of proteins. Proteins उसने produce किए in response to pathogen into our blood to fight with them. These proteins are known as antibodies. ये proteins हैं जो कि हमारे body ने, हमारे B cells ने बनाए, वो antibodies हैं। The T cells themselves do not secrete antibodies. पहले बता चुकी हूं, ये हेल्प करते हैं B cells को ताकि B cells उन्हें बनाए। टी सेल कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाते, बी सेल ही एंटीबॉडीज बनाएंगे। टी सेल सिर्फ उन्हें हेल्प करते हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स यहां पे रहेंगी। 2 स्मॉल चेन जिसको हमने लाइट चेन्स बोल दिया और 2 हमारी लॉन्ग चेन्स रहती है जिसको हमने हैवी चेन्स बोल दिया। एक एंटीबॉडी जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है H2L2 से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, बहुत सारे तरह के एंटीबॉडीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक IgA, IgM, IgE, IgG, ये कुछ टाइप्स है एंटीबॉडीज के। एक कार्टून यानी कि स्ट्रक्चर हमने एंटीबॉडी का यहां बनाया हुआ है जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको ड्रॉ भी करना आ जाता है कई बार। बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, कहां मिलेंगी आपको? ब्लड के अंदर एंटीबॉडी मिलती है। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को जब एक एंटीजन बॉडी के अंदर एनकाउंटर किया, मतलब एंटर किया, उसके बाद उसको टी सेल मिला, टी सेल ने बी सेल को एक्टिवेट किया, बी सेल ने एंटीबॉडीज प्रोवाइड की और वो ब्लड में चली गई ताकि वो एंटीजन को एनकाउंटर कर सके। इस तरह के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो, 2 तरह के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हैं। सबसे पहले हमने बात की ह्यूमोरल, दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की है, नंबर 1 ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा हमने पढ़ा प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो इनके अंदर डिफरेंशिएट करना बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड भी बोल देते हैं। दूसरे तरह का जो है दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको CMI भी बोला जाता है। अब ये है क्या? लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। द T lymphocytes मेडिएट करते हैं CMI वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी ये काम करना बंद कर देती है या सेटिस्फैक्टरीली नहीं करती, जितना काम इनको करना चाहिए उतना नहीं करती है। ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी एट दैट केस, ताकि एक पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। देन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। व्हाई इज इट दैट द ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी? राइट, समझिए ध्यान से। देखो, एक है हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि लाइक आपकी बॉडी में एंटीजन एनकाउंटर किया, डायरेक्टली कुछ सेल्स ऐसे हैं जो उसको एंगल्फ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करें मैक्रोफाजेस की या किसी भी सेल की जिसके अंदर फेगोसिटिक नेचर है, तो डायरेक्टली सेल को एनकाउंटर कर लेता है। तो सेल कर रहा है इस तरह की इम्यूनिटी, तो उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और यही इसी तरह की इम्यूनिटी अधिकतर ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है। कई बार किसी पेशेंट का कोई ऑर्गन फेल हो जाए या काम ना करे अच्छे से, तो उसको ट्रांसप्लांटेशन की नीड होती है। अब हम उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को किसी भी एरिया से नहीं ले लेते, हम चाहते हैं या डॉक्टर्स हमें प्रेफर करते हैं कि आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार से या ब्लड रिलेशन से ही वो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि
टिश्यू मैच करना बहुत जरूरी है, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते, वहां पे बहुत सारे शुगर जो हैं आपकी आरबीसी पे होते हैं, उसको मैच करना जरूरी होता है, और वो हमें सिर्फ हमारी फैमिली से ही, क्लोज रिलेटिव से ही सेम मिलेंगे। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस उस टाइम कम हो जाते हैं, बट आप किसी से भी डोनर बना लोगे अपने लिए, तो वो एक रिजेक्शन का चांस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी काम कर रही है भाई, याद रखना, सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखना। राइट, नेक्स्ट। सो वही लिखा हुआ, रिजेक्शन हो सकता है टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये दोनों जरूरी हैं जब भी आप इस तरह का कोई ट्रांसप्लांटेशन कराने जा रहे हो। आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट एंड ट्रांसप्लांट इवन आफ्टर द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेंट्स। इम्यूनोसप्रेस किए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट को जिसके उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस भी किया जाता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं माइक्रोब चैप्टर के अंदर, वेलफेयर वाले चैप्टर के अंदर। तो वो सप्रेंट्स आपको बॉडी में दे दिए गए, लेकिन वो भी एक लेवल तक आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। बेस्ट यही रहता है कि आप अपने क्लोज रिलेटिव से ही ऑर्गन लो। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, क्योंकि जो भी ऑर्गन आपने दूसरे से लिया आपकी बॉडी के लिए वो नॉन सेल्फ ही है, एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है वैसे तो। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ही है दोनों तरह की। एक्टिव मतलब कुछ आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव किया, पैसिव मतलब कोई दूसरा रास्ता अपनाया और डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डाल दिया गया। एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोविड का हम एग्जांपल लें या किसी भी इम्यूनाइजेशन का हम एग्जांपल लें। ज्यादातर क्या किया जाता था, ट्रेडिशनल वे हम देखें, आजकल तो आरडीएनए वैक्सीन बन चुकी है, बट एक्टिव इम्यूनिटी कैसे करते हैं, जिस भी पैथोजन की वजह से आपको डिजीज होती है उसको एटीन्यूएट या किल किया जाता है, उसी को बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। बॉडी के अंदर वो गया, बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एग्जैगरेट करेगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल्स जो है एक्टिव हो जाएंगे, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन जाती है, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। लेकिन देखो इम्यूनिटी तो बनी, एंटीबॉडीज बने, लेकिन जो आपको पैथोजन दिया गया वो ऑलरेडी किल्ड था या फिर एटीन्यूएटेड था, हीट किल्ड था या फिर इनएक्टिव फॉर्म में था। अब हमारी बॉडी को कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी पैथोजन इनएक्टिव था, लेकिन आपकी बॉडी को क्या मिल गई, मेमोरी मिल गई उसके अगेंस्ट। अब सेकेंड टाइम या इन फ्यूचर आपकी बॉडी में लाइव पैथोजन जब भी एंटर करेगा, ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप होगी और उस पैथोजन को मारने में हेल्प हो जाएगी। हमारी बॉडी को ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वो जो है थोड़े से ही रिस्पॉन्स के साथ, थोड़े वो सिम्टम आएंगे बॉडी में, लेकिन थोड़े से सिम्टम के साथ वो जो पैथोजन है वो मर जाएगा। सो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो ध्यान से समझो, एक्टिव इम्यूनिटी तो डिजीज होने से पहले दी गई है। पैसिव इम्यूनिटी भी देख सकते हैं, लाइक स्नेक बाइट, एक पर्सन को स्नेक ने बाइट किया, क्या आप वेट करेंगे कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बने, शायद वो बच जाए? नहीं, उस टाइम हम क्या करते हैं, हम उसका एंटी वेनॉम या फिर उसके अगेंस्ट एंटीडॉट तैयार करते हैं, एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और वो उस पर्सन को दी जाएंगी। तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रम एक एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। इसके अंदर कोलेस्ट्रम है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ लिया होगा। जब एक मदर अपने बच्चे को डिलीवर करती है तो फ्यू डेज का जो मिल्क होता है, फर्स्ट फ्यू डेज का जो मिल्क होता है, दैट इज कोलेस्ट्रम, दैट इज नॉट मिल्क, इट्स कोलेस्ट्रम। उसके अंदर ढेरों एंटीबॉडीज होती है जो कि मदर अपने बच्चे को फीड करती है ताकि उसका बेबी जो है, जो जिसके लिए वो एनवायरमेंट जिसके अंदर वो आया है वो बहुत ज्यादा न्यू है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है, वो उससे बचा रह सके। तो मदर के मिल्क के अंदर वो इम्यूनिटी रहती है, दैट इज कोलेस्ट्रम। So let us read this first of all. When a host is exposed to antigen, which may be in the form of living or dead microbes or other protein, antibodies host के अंदर खुद से प्रोड्यूस हुई, इसको हमने बोला एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो रहती है, टाइम लेती है फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स होने के लिए। अब क्या हुआ, कोविड के टाइम जब इम्यूनाइजेशन किया गया, कोविड की वैक्सीन दी गई, उसके कुछ दिनों बाद हमने देखा कि कुछ पर्सन्स को कोविड पॉजिटिव आए और उस टाइम पे हमने एक नेगेटिव थॉट बना लिया कि वैक्सीन की वजह से कोविड हो रहा है। ऐसा नहीं था, कोविड की वैक्सीन हमने ली और फॉर एग्जांपल आज मैंने कोविड की वैक्सीन ली है और कल ही मेरी बॉडी में कोविड एटमॉस्फेयर से एंटर कर गया, क्योंकि हम वैक्सीनेशन के बाद है ना बहुत फ्री हो जाते हैं कि अब तो हमें कोविड होगा ही नहीं, है ना,
किसी भी डिजीज की हम बात करें, लेकिन उसको आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने के लिए टाइम लगेगा, राइट। अब जो वो कोविड का जो हमारे पास पैथोजन था वो हमारी बॉडी में एक्टिव कर चुका है, वो अब अपना रिस्पॉन्स दिखा सकता है, वो एंटीजन हमारी बॉडी को खराब कर सकता है, हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन लिया है उससे आपको बॉडी को थोड़ी टाइम बाद हेल्प मिलती है, उसको इम्यूनिटी बनाने में टाइम मिलेगा, स्लो रहता है ये प्रोसेस। इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू आवर बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल फंक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो खुद बॉडी एंटीबॉडी बनाए, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, when रेडीमेड एंटीबॉडीज, बाहर एंटीबॉडी बनाया, एंटीडोट बनाया और बॉडी के अंदर हमने इंसर्ट किया अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। सो द yellowish fluid colostrum is an example secreted by mother during the initial days of the lactation, यानी कि फीड जब एक मदर करती है अपने बच्चे को, has abundant antibodies। और देखा बेटा यहाँ पे है IgA, कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? IgA। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या नीट के अंदर। टू प्रोटेक्ट इन्फेंट, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा जो है उसको बचाने के लिए। fetus also receives some antibodies from their mother through द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा के अंदर भी बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को मिलती हैं ताकि वो मदर के वॉर्म के अंदर भी इंफेक्शन से बचा रह सके। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, राइट। सो दीज वर सम टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट जो हमारे बच्चे कुछ टॉपिक्स हैं, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। और किसी भी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमें कमेंट्स में छोड़ सकता है, अपना नंबर छोड़ दे ताकि हम उसको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नोट्स, असाइनमेंट वी विल प्रोवाइड यू, राइट। थैंक्स अ लॉट।